Hello students, welcome to Swapnil Study Circle. I am Swapnil sir, and now it's time to start the part 2 of our SST lesson Nationalism in India. As we discussed in the last period, हम लोगों ने जो पहला लेसन है उसको ना चुनते हुए थर्ड लेसन जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया है उसको चुना है, ताकि हम लोग इंडिया के बारे में, इंडिया में जो सत्याग्रह या जो भी चीज़ हुए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। कल हम लोगों ने देखा था गांधी जी जो आए थे साउथ अफ्रीका से इन जनवरी 1915, उन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह की शुरुआत की। हम लोगों ने ये भी देखा था कि वर्ल्ड वॉर के वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंसेस थे, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। कल हमने देखा था कि कुछ एपिडेमिक बीमारियां जो थी वो भी फैली हुई थी, क्रॉप्स फेल्ड हुए थे, फोर्सफुली लोगों को भर्ती कराया जा रहा था आर्मी में, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से जो हमारी लोग हैं वो चिड़े हुए थे। तो डेफिनेटली दे स्टार्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन इंडिया। पिछले ही पीरियड में हम लोगों ने सत्याग्रह के बारे में देखा था, जस्ट एक आइडिया ली थी जिसको आज हम लोग इस पार्ट 2 में डिटेल में देखेंगे, विच इज अवर 1.1 द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, एंड अनदर पार्ट 1.2 द रॉलेट एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब जैसे कि लास्ट पीरियड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इन जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे। अब साउथ अफ्रीका में ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रिजिम। सर व्हाट इज मीन बाय रेसिस्ट रिजिम? तो मैंने कल शायद आपसे डिस्कस भी किया था, जो जातिवाद होता है, मैंने कल बताया काले गोरे या फिर जो भी चीज़ें हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, हिंदू, जिनकी संख्या जहाँ पे ज़्यादा होती है वो अपना पावर चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से कहीं साउथ अफ्रीका में स्पेशली ब्लैकिश लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जाता था। आपको अगर आपके पेरेंट्स ने या कहीं बुक में आपने पढ़ा होगा या स्टोरीज में आपने सुना होगा, तो गांधी जी को भी चलते ट्रेन से उतरवा दिया था, उनको उतार दिया था, और उन्होंने फिर प्रोटेस्ट करने की सोची थी। अब भाई फॉट करना है मतलब झगड़ा नहीं करना है, तो गांधी जी ने एक तरीका ढूंढा था जिसे हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह से उन्होंने साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुली फाइट की थी, जीते थे वहाँ पे, और वहाँ से जब इंडिया में आए तो इंडिया की कंडीशन देख के उन्हें लगा कि क्यों ना मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। सो सत्याग्रह जो है, ही यूज द नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन कॉल्ड सत्याग्रह। एक एक मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछी जाती है, आइडियाज ऑफ सत्याग्रह पूछा जाता है, तो काफ़ी ध्यानपूर्वक आप इस चीज़ को सुने। He used the novel method of mass agitation, मतलब किसी के अगेंस्ट, किसी गलत चीज़ों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, कॉल्ड सत्याग्रह, बट ऑफ मास एजिटेशन, बिना हाथापाई या झगड़ा किए। तो किस तरह से करते थे? उनका कहना था गांधी जी का, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के मार्ग पर। मतलब बचपन में कभी उनसे कुछ झूठ हुआ था, डिस्कस कीजिए। मैंने पहले भी बताया था कि मेरी मैम जो थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली स्टोरीज बताती थी, जिसके थ्रू ये सब चीज़ें, हिस्ट्री जो है वो बोर नहीं होता था। गांधी जी के भी बचपन में सोने से रिलेटेड या घर से पैसे चुराने के रिलेटेड या कुछ तो भी एक गलती उनसे हुई थी, जहाँ पे उनके पेरेंट्स ने उनको पीटा नहीं, मारा नहीं, उनको कुछ चीज़ समझाई थी, और उन्होंने फिर एक वचन लिया था कि मैं कभी लाइफ में झूठ का सहारा नहीं लूँगा, और पूरी लाइफ वो ट्रुथ के सहारे चलते रहे। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के मार्ग पे चलना। इट सजेस्टेड दैट
इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग सच्चाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसके कारण लड़ रहे हैं वो अगर ट्रू है, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर हमारे खिलाफ कोई अन्याय करता है, इनजस्टिस करता है, उसके खिलाफ लड़ना है और हमारी लड़ाई जो है वो सच्चाई के लिए है, देन फिजिकल फोर्स नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। मतलब इन सब चीजों के लिए उन्होंने सत्याग्रह का, मास एजिटेशन का सहारा लिया। उनका कहना था कि हमारा जो रीजन है वो ट्रू है और हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट द इनजस्टिस, तो हमें फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेसर। मैंने 1857 में भी मंगल पांडे वाला जो किस्सा हुआ था, काफ़ी हमारे यहाँ पे क्रांतिकारी लोग थे जो शूट करते थे, ब्रिटिशर्स को मारते थे, या फिर उनका एक फोर्सफुली जो फिजिकल पावर के हिसाब से वो फाइट करते थे। पर गांधी जी को ये सब पसंद नहीं था। वो कहते थे कि हमारा जो स्ट्रगल है उसका कॉज अगर ट्रू है और हम लोग इनजस्टिस के खिलाफ अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिजिकल फोर्स नॉट नेसेसरी, फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब हमारे जो क्रांतिकारी वगैरह कुछ लोग थे जो वायलेंस का सहारा लेते थे, गांधी जी बिलीव करते थे ये जो धर्म है, ये जो नॉन वायलेंस का धर्म है, कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। इससे क्या होगा, सभी इंडियंस यूनाइट एक साथ आएंगे। अब क्रांतिकारी जो लड़ते थे, कुछ लोग फाइट करते थे, वायलेंस का सहारा लेते थे, कुछ लोगों में हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, एक साथ नहीं आ सकते थे, टुकड़ों टुकड़ों में सब फाइट कर रहे थे। गांधी जी चाहते थे कि सभी इंडियंस को यूनाइट करें, एक साथ लाए। देखो यूनिटी जो है उसमें काफ़ी ताकत होती है, और वो यूनाइट करने के लिए इंडियंस को गांधी जी ये सोचते थे कि उन्होंने किसका, तो नॉन वायलेंस का सहारा लेना चाहिए। नॉन वायलेंस, जिसे सत्याग्रह भी कहा गया। अब सत्याग्रह की बहुत जगहों से शुरुआत की गांधी जी ने, मैंने नीचे प्रॉपरली पॉइंट वाइज दिया है। अगर आप इसे, मैंने पिछले भी पीरियड में बताया था कि पहले नोट डाउन कीजिए, एज अ नोट्स उसको नोट डाउन कीजिए। यार इज इट पॉसिबल टू रीड होल द लेसन रेगुलरली? नॉट पॉसिबल ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं। वैसे मैंने ही खुद आपको यहाँ पे पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं, बस आपको नोट डाउन करना है, उसको एक बार रीड करना है, देन स्टार्ट टू लिसन द वीडियो प्रॉपरली। सो सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी वो 1916 में, 1915 में तो महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में, तो यहाँ का स्ट्रगल ये वो सब देखा। फिर उन्होंने इंडियंस को यूनाइट करने के लिए सोचा, जिसके लिए उन्होंने नॉन वायलेंस का सहारा लिया। 1916 में, ये क्वेश्चन का आंसर है, 3 मार्क के लिए भी पूछा जाता है कि 1916 में गांधी जी ने जो सत्याग्रह शुरू किया वो चंपारण में, इन बिहार, इन 1916 चंपारण इन बिहार, जहाँ पे गांधी जी ने इंस्पायर किया द पेजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। बिहार में या कई जगहों पर, जैसे नील की खेती, नील आप यूज करते हैं ना, ब्लू नील क्रॉप्स होते हैं नील के, या और भी कुछ होते हैं जिनसे खेती की इम्यूनिटी कम हो जाती है, पर अब उनको ब्रिटिशर्स को अपने देश के लिए या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत थी, तो वो प्रेशराइज कर रहे थे इंडियंस को। तो बिहार में भी जो ऑपरेसिव थे प्लांटेशन सिस्टम, द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली वहाँ पे कराया जा रहा था बिहार में। तो गांधी जी ने इन प्रेजेंट्स जो थे, मतलब वहाँ के जो ग्रासित लोग थे, पेजेंट्स यानी जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ऐसे लोगों को इंस्पायर किया टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम मतलब स्पेशली फोर्सफुली ब्रिटिशर्स कुछ ऐसे प्लांट्स लगाना चाहते थे, ऐसे कुछ ज़बरदस्ती खेती करा रहे थे ऐसे प्लांट्स की, जिनसे लोगों की खेती भी एक्चुअली कमज़ोर हो रही थी, अनफर्टाइल हो रही थी। तो अपने हिसाब से उनको खेती भी नहीं किया जा रहे थे, तो वहाँ पे लोगों को फिर इंस्पायर किया गांधी जी ने इन 1960 इन बिहार चंपारण में।
अब यहाँ पे लोग यूनाइट हो गए, स्ट्रगल चालू हो गया। फिर वहाँ से एक साल आगे इन 1970 गुजरात में खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। अब ये सत्याग्रह जो था वो नॉन वायलेंस था। वहाँ पे गांधी जी ने सपोर्ट किया पेजेंट्स को। तब तक गांधी जी काफ़ी फेमस थे, ऑलरेडी वो फेमस थे, लोग काफ़ी यूनाइट कर रहे थे लोगों को, वो काफ़ी लोग उनके पीछे, एक लीडर चाहिए होता है ना, तो इंडिया में एक बड़ा सा लीडर आ गया था जिनके विचार लोगों को पढ़ रहे थे, और फिर उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ यूनाइट होकर। तो चंपारण में भी 1916 हुआ, 1917 में खेड़ा में हुआ इन गुजरात में। वहाँ पे गांधी जी ने सपोर्ट किया पीजेंट्स को अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। 1917 में क्रॉप फेलियर के वजह से, या फिर वहाँ पे प्लेग, बहुत मात्रा में प्लेग गुजरात में, खेड़ा में, बाकी जगह भी असर था पर गुजरात में खेड़ा में स्पेशली कुछ ज़्यादा ही था, जहाँ पे लोग नाराज़ थे। वहाँ पे ऑलरेडी एक नेचुरल कैलेमिटीज़ के वजह से क्रॉप भी फेलियर हुए थे और प्लेग की भी बीमारी फैली हुई थी। तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम था। वहाँ पे एक्चुअली रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वहाँ के जो अंग्रेज थे वो लोगों से, खेती करने वालों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और खेड़ा में लोगों का ये कहना था कि ये रेवेन्यू में रिलैक्सेशन दिया जाए इस साल, एक तो रेवेन्यू कम तो भी किया जाए या 1-2 साल माफ़ किया जाए। आपने अगर लगान पिक्चर देखा होगा तो लगान में क्रॉप फेलियर थे, वो वही चाहते थे कि 1 साल 3 साल के लिए जो लगान वसूल किया जाता है, रेवेन्यू वसूल किया जाता है, उसको माफ़ किया जाए। तो खेड़ा में भी गांधी जी चले गए, सपोर्ट किया, सबको एक साथ लाया और सत्याग्रह चालू किया। बिकॉज क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक की वजह से वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स थे। उनकी डिमांड ये थी वहाँ के पीजेंट्स की कि जो रेवेन्यू लिया जाता है उसमें रिलैक्सेशन हो। नेक्स्ट उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, मूवमेंट्स चलाई अमंग द कॉटन मिल वर्कर्स। वहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स, एक्चुअली शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा नॉलेज है, वहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स को एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम थे। पहले तो मशीन्स आ गई, तो उसके वजह से कॉटन मिल वर्कर्स की जो लोग थे उनका काम कम हो गया, लोगों को काम कम मिलने लगा। पर वो मेन प्रॉब्लम नहीं था। कॉटन मिल वर्कर का स्पेशली मेन प्रॉब्लम ये था, एज पर माय डिटेल नॉलेज, कि वहाँ पे जो कंडीशन होती है, अगर फैक्ट्री में मुझे काम करना है तो प्रॉपर प्रोटेक्शन होना चाहिए, मुझे हैंड ग्लोव्स होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, गंदी जगहों पे नहीं कर सकते, कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। तो ये सब चीज़ें कॉटन मिल वर्कर्स को नहीं मिलती थी। अगर आपने माइंस में वगैरह काम करने वाले लोगों को देखा होगा तो वो दे ऑलवेज वियर हेलमेट्स एंड ऑल द, मतलब फॉलो द प्रोटोकॉल्स, उनके लिए होता है सब कुछ। और उस टाइम में ये सब चीज़ें कॉटन मिल वर्कर्स को नहीं दिया जा रहा था, तो वो चाहते थे कुछ फैसिलिटीज़ उनको मिले, उनसे ज़्यादा देर काम करा के उनसे बहुत कम मजूरी दी जाती थी। ये चल रहा था अहमदाबाद में। उस टाइम में सबसे ज़्यादा कॉटन मिल इंडस्ट्रीज अहमदाबाद में थी। इन 1918 उन वर्कर्स के लिए खड़े हुए गांधी जी, एंड दे स्टार्ट द सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द कॉटन मिल वर्कर्स इन 1918 एट अहमदाबाद। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स अलग अलग जगह चालू किए उन्होंने, पर हमारा जो 1.1 द आइडिया ऑफ सत्याग्रह है उसमें ये सभी मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने कवर अप की। अब ये हो गया सत्याग्रह, 3 अलग अलग जगह पे हमने देखा सत्याग्रह गांधी जी ने चालू किया, लोगों को नॉन वायलेंस की वजह से इकट्ठा करना शुरू किया। देन अब ये सब चलते हुए रॉलेट एक्ट लागू हो गया। अब ब्रिटिश तो चुपचाप बैठने वाले नहीं है, वो भी चाहते थे कि इंडियन को प्रेशराइज करें, तो उन्होंने लगा दिया रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट है क्या, पहले समझ लो कि रॉलेट एक्ट होता क्या है। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर देता था टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मतलब मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ, 10 लोग जो लीडर से जमा हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर सकते। उन्होंने डिटेनेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट प्रायर फॉर 2 years, विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मतलब रॉलेट एक्ट में ये था कि उन्होंने एक ऐसा लॉ, ऐसा एक्ट निकाला था जिसमें अगर आप
पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आपको वो बंदी बना ले 2 साल के लिए मिनिमम, विदाउट ट्रायल। ट्रायल मतलब कोर्ट में पेशी करना, मतलब कोई उन पे मुकदमा नहीं चलाएगा, कोई कुछ नहीं। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आप खड़े होते हो तो सीधा जेल में। ऐसा होता है अभी? नहीं। अभी हमारे राइट्स से कुछ हम लोग हमारी बात कह सकते हैं। आपने देखा होगा अधिवेशन होता है, बहुत सारे रैलीज निकलते हैं, वो अपने जो भी मांगे हैं वो गवर्नमेंट के आगे रख सकते हैं। पर वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ऐसा लॉ निकाला कि अगर आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हो तो आप उसको, उस एक्टिविटीज़ को रिप्रेस किया जाए, बंद किया जाए उस एक्टिविटीज़ को, और जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन लोगों को एज अ प्रिजनर्स विदाउट एनी ट्रायल 2 ईयर्स के लिए बंदी बनाया जाए। ये तो गलत था। तो इस लॉ के खिलाफ तो लड़ना था। ब्रिटिशर्स प्रेशराइज करते जा रहे थे और गांधी जी लोगों को इकट्ठा करके उनके खिलाफ लड़ते जा रहे थे। अब एक्चुअली ये सब जो गांधी जी ने सत्याग्रह वगैरह चालू किया, उसके वजह से दिस एक्ट, देखिए सेकंड पॉइंट, दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड, मतलब जल्दी जल्दी में ये एक्ट को पास किया गया। अब एक्चुअली क्या होता था ना, कुछ लेजिस्लेटिव जो होते थे इंडिया के होते थे और कुछ ब्रिटिशर्स होते थे, दोनों मिलके कोई चीज़ को बैठ के सुलझाते थे, कुछ लॉज लाते थे। होता नहीं था हर बार ऐसा, और इस एक्ट के वक्त भी वही हुआ कि इंडियंस को वगैरह कुछ पूछा नहीं गया, कुछ उनको इंक्लूड नहीं किया गया। और दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो उनका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था ब्रिटिशर्स का, वो डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, मतलब इंडियन मेंबर्स को बताया भी नहीं, इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड भी नहीं किया, ना उनको यूनाइट होने दिया। उनका वही चाहते ही वही थे ना कि इंडियंस यूनाइट ना हो, एक साथ ना आए, और एक साथ ना आए इसकी वजह से उन्होंने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, जिसकी वजह से अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर सकते थे और बिना किसी मुकदमे के, बिना कुछ ट्रायल किए हुए 2 साल के लिए आपको जेल में डाल दो। ये तो गलत था। तो गांधी जी और बाकी लोगों ने मिलकर इसके खिलाफ नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडियंस था। ये चीज़ एक्चुअली जो सिविल है, मतलब हम लोग जो लोग हैं, जनरल लोग हैं, ये डिसओबीडियंस, डिसओबे करना, मतलब किसी की बात को ना मानना। मतलब महात्मा गांधी जी ने नॉन वायलेंस के थ्रू एक स्टार्ट कर दिया कि भाई गवर्नमेंट के जो लॉज है, गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, हमको उसको नहीं मानना। पर वो फाइट नहीं कर रहे थे, वायलेंस नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, वर्ड को समझिए, सिविल डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस मतलब डिसओबे करना चालू कर दिया अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ। इस लॉ को मानने से इनकार कर दिया, विच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल। हड़ताल समझ लिया, हड़ताल पे जाते हैं ना, फैक्ट्री वर्कर्स हड़ताल करते हैं, वहाँ पे एक्चुअली बी दिख रहा है आपको एच की जगह पे, पर इट्स अ हड़ताल। हड़ताल मीन्स हड़ताल करना, ठीक है, प्रोटेस्ट करना। और ये स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल को, रॉलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू हो गई। अब हड़ताल के लिए लोगों ने किया क्या, मतलब कैसे शुरुआत की हड़ताल की, तो उन्होंने रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज। ऑलरेडी उन्होंने क्या बोला था, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करना, पर इन लोगों ने रैलीज निकाली, वेयर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटी। अलग अलग सिटीज में, अलग अलग जगह पे लोगों द्वारा इस एक्ट के खिलाफ रैलीज निकाली गई, शांति से, नॉन वायलेंस से। जो वर्कर्स थे, ब्रिटिशर्स के साथ काम करते थे, वेंट ऑन स्ट्राइक। जो रेलवे वर्कर्स वगैरह थे या ब्रिटिशर्स के आगे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। बाद में ये जो नॉन वायलेंस था, मतलब ये जो सिविल डिसओबीडियंट था, उसको फिर बाद में कैंसिल भी कर दिया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए। अब इंडियन रेलवे चलती थी ब्रिटिशर्स की, यहाँ से सामान उधर भेजा जाता था फॉरेन में बाय ट्रेन, वो जहाज़ तक जाता था, फिर जहाज़ से। तो जो रेलवे में हमारे वर्कर्स थे, हमारे इंडियंस जो काम करते थे, वो स्ट्राइक पे चले गए, उन्होंने काम पे जाना बंद कर दिया। अलार्म बाय पॉपुलर अपसर्च, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवेज, टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड। देखिए, अलार्म बाय पॉपुलर अपसर्च,
मतलब जो जो लीडर्स थे पॉपुलर, या फिर इनके जो भी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी इनके लिए, जहाँ पे लोगों ने अपना हेल्प देना बंद कर दिया। अब बिना हमारे लोगों के वो क्या काम करेंगे ना, इतने ब्रिटिशर्स तो आए नहीं थे, हमारे खिलाफ हमारे लोगों को इस्तेमाल किए जा रहे थे। लोगों ने रेलवे में वर्कशॉप में काम करना बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिकली रेलवे भी स्टॉप होगी। अब लोगों ने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो थी, जैसे रेलवे की लाइंस थी या टेलीग्राफ की लाइंस थी, वो काटना चालू कर दिया, डिस्टर्बेड कर दिया, जिसकी वजह से इनका ऑफिशियल वर्क नहीं होता था, एक में से कम्युनिकेशन नहीं होता था। मेरे दादाजी भी इसमें थे, मेरे दादाजी परशुराम जी आकरे भी इस जो मूवमेंट थी इसमें थे। मुझे आज भी हम लोग हमेशा वो बताते हैं कि हम लोग क्या करते थे, बोले टेलीफोन की लाइंस वगैरह काटते थे, पर जस्ट उनके 1-2 इंच 3 इंच के बाजू से गोली चली गई, मतलब ब्रिटिश ने अटैक्स किया। फिर बाद में वो डर के या फिर गांधी जी ने वो सब चीज़ों को बंद करवा दिया। क्यों किया वो आगे हम लोग देखते हैं, पर आपको समझ में आया। 6 अप्रैल से जो हड़ताल चालू की उसमें लोगों ने रैलीज निकाली, रेलवे वर्कशॉप के जो लोग थे उन्होंने स्ट्राइक की, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी जैसे रेलवे टेलीग्राफ, इसको डिस्टर्ब कर दिया। काफ़ी बौखला गई ब्रिटिशर्स, और बौखलाने के बाद उन्होंने किया ये, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड टू क्लैम्प डाउन द नेशनलिस्ट। ये जो मूवमेंट्स थी, ये जो नेशनलिस्ट थे, ये जो लोग थे, लीडर थे, इनको नीचे उतारना था, मतलब इनकी मूवमेंट्स को बंद करना था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वहाँ पे देखो लेजर द्वारा मैं बता रहा हूँ, लोकल लीडर्स वेयर पिकअप फ्रॉम अमृतसर, गुजरात, अहमदाबाद, अमृतसर, यहाँ पे अधिकतर ये चल रहे थे। तो अमृतसर में अधिकतर ज़्यादा जोर पे था मूवमेंट, तो अमृतसर से जो लोकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर दिया गया, उनको पिकअप मतलब उठा लिया बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी इसके। महात्मा गांधी एकदम से उनको अरेस्ट थोड़ी ना कर सकते थे, इतने बड़े नेता थे। महात्मा गांधी वॉज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, उनको रोक दिया गया एंटरिंग इधर से उधर मूवमेंट करने के लिए, स्पेशली इन दिल्ली। और क्या किया, लोकल लीडर्स को उठा दिया, गांधी जी को रोक दिया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेशन, जो पीसफुल रैली जा रही थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो प्रोसेशन था, 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में फायर कर दिया लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर। ऐसे ही राह चलते हुए नॉन वायलेंस लोगों को मारना, लोगों को चिढ़ गए लोग अटैक करने की वजह से, हमारे आम पीपल की वजह से। अभी तक नॉन वायलेंस का सहारा ले रहे थे, अचानक भीड़ वायलेंट हो गई और प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, जो ब्रिटिशर्स बैंक्स थी, पोस्ट ऑफिस थे, रेलवे स्टेशन थे, अटैक होने लगे। अब लोगों द्वारा अटैक किया तो इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी लोग, तो ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया। और अब उन्होंने जनरल डायर को कमांड सौंपी। किसको कमांड सौंपी? जनरल डायर। आने वाले पार्ट में हिस्ट्री का बहुत ही घिनौना अपराध जनरल डायर के हाथों से यहाँ पे होने वाला था। टूट गए थे लोग। अगर ये चीज़ तो आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत बेहतरी से बता सकते हैं, ज्वालियनवाला बाग हत्याकांड हो गया था, इकट्ठा जमे हुए छोटे बच्चे औरतें लोगों को मार दिया गया गोलियों से, बड़ा टुक बाय जनरल डायर। मार्शल लॉ लगा दिया गया। क्यों? तो लोग खिलाफ हो गए थे, अटैक कर रहे थे हमारे लोग, वो भी चिढ़ गए थे, क्योंकि हमारे जो प्रोटेस्टेंट थे 10 अप्रैल को उनको पुलिस ने अमृतसर में फाइट किया था, पुलिस ने गोलियां चलाई थी हमारे लोगों के ऊपर, लोग चिढ़ गए तो उन्होंने अटैक किया बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पे। तो ब्रिटिशर्स ने भी मार्शल लॉ लगा दिया और जनरल डायर को अपॉइंट किया गया। और आते ही जनरल डायर ने 13 अप्रैल को, देखिए 10 अप्रैल को हम पे अटैक हुआ था पुलिस द्वारा, मार्शल लॉ लग गया, जनरल डायर आ गया, उन्होंने कमांड संभाली, और 13 अप्रैल को हमारे हिस्ट्री का एक बहुत ही बुरा वाकया हुआ एट ज्वालियनवाला बाग, जिसकी डिटेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।
कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्टोरी की तरह समझें, जो भी मुझे एक्स्ट्रा डिटेल्स पता है मैं आपको बताऊँ, बस स्टोरी की तरह सुनिए, मन लगा के कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। तो इस पार्ट 2 में नेशनल